पुत्री सुप्रिया के विदा होते ही सभी मेहमान एक एक करके जाने लगे थे। पुत्री का विवाह होने के बावजूद तेजस्वी ने सभी को यथोचित विदाई दी थी। आखिर ये उसके घर का आखिरी समारोह था, अतः वो इसमें कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। अन्य बार की अपेक्षा इस बार सभी के चेहरे पर संतोष की छाया देखकर उसने सुकून की सांस ली थी। जिद करके उसने बुआ सास को जाने से रोक लिया था, वरना सुप्रिया के जाने के पश्चात आए सुनेपन को सहना उसके और सोमेश के लिए कठिन हो जाता। वे भी आखिर कब तक रुकती। जाते समय उन्होंने उसे गले से लगाते हुए भावभीने स्वर में कहा था, बेटी तुम धन्य हो, तुमने एक नहीं दो परिवारों को संभाल लिया। अगर तुम नहीं होती तो अनिकेत और सुप्रिया का पता नहीं क्या होता। बुआ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो ऐसा कह रही हैं। सच तो ये है कि अगर मुझे आप लोगों का सहारा और विश्वास नहीं मिला होता तो शायद ये जिम्मेदारी निभाना मेरे लिए आसान नहीं होता। तेजस्वी ने उनके पैर छूते हुए कहा। तेजस्वी बुआ सास को विदा करके घर के काम निपटाने लगी। लगभग 1 घंटे बाद किसी काम से अंदर आई तो पाया चश्मे को हाथ में पकड़कर आराम कुर्सी में धंसे हुए सोमेश लगातार छत को देखे जा रहे हैं, इतने बेखबर कि उन्हें उसके आने का एहसास नहीं हो सका। घबराई हुई तेजस्वी माथे पर हाथ रखते हुए पूछ बैठी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब ठीक रहूं या ना रहूं क्या फ़र्क पड़ता है? सब जिम्मेदारियों से मुक्ति पा चुका हूं, बस अब तो समय ही काटना है। भला ढलते सूरज से किसी को क्या आशा क्या निराशा। आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अभी तो हमें अपने नाती पोतों को अपनी गोद में खिलाना है, उनकी किलकारियों में अपना बचपन ढूंढना है। कहते हुए तेजस्वी ने उनकी उदासी तोड़ने का प्रयास किया। नहीं तेजस्वी, जीने की इच्छा तो उसी समय समाप्त हो गई थी जब अर्चना ने संसार छोड़ा था, किंतु अभी तक उसके देहावसान के समय दिया हुआ वचन निभा रहा था। बच्चों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुका हूँ तो अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही। तेजस्वी की आंखों में एकाएक आंसू भर आए। उन्हें पलकों पर सहेजते हुए बोली, गैस पर दूध रखा है, अभी आती हूँ। आंचल मुंह में ठूसती हुई तेजस्वी रसोई की ओर भागी। मस्तिष्क के आगे दिल हार गया तथा आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। क्या 25 वर्षों के उसके त्याग और बलिदान की सोमेश की नज़रों में कोई कीमत नहीं रही? किसी ने सच ही कहा है, दूसरी औरत ही होती है। कर्तव्य की तेज धार पर चलते चलते छलनी होती जाती है, फिर भी उसके मन को कोई भी नहीं समझ पाता। उसके हिस्से में सिर्फ कर्तव्य ही आते हैं, अधिकार नहीं। पुरुष जिस अहंकार से अपने पहले प्यार को दूसरी पत्नी के समक्ष प्रस्तुत करता रहता है, बिना ये जाने कि सामने वाले को कितना आघात पहुंचेगा, क्या औरत भी उतनी ही बेबाकी से अपने पहले प्यार को स्वीकार कर पाती है? कभी भूल से भी उस प्रकरण को दोहरा दे तो कयामत आने में देर नहीं लगती। वो जानती थी कि वो चाहे कितने भी आंसू क्यों ना बहा ले, सोमेश पर उनका कोई असर नहीं होगा। अनायास ही मन 25 वर्ष पूर्व के पन्नों को पलटने लगा। आज से 25 वर्ष पूर्व जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी तो पहले ही दिन वो 2 बच्चों की माँ बन गई थी। अभी वो ढंग से बैठ भी नहीं पाई थी कि बुआ सास दमयंती ने 8 वर्षीय अनिकेत तथा 4 वर्षीय सुप्रिया को उसे सौंपते हुए कहा था, तुम तो जानती ही हो बेटी कि छोटी उम्र में ही इनके ऊपर से माँ का साया उठ गया है। बेचारे अभी तक इधर उधर ही भटकते रहे हैं। अब तुम्हारे आने से आशा है इन्हें स्थायित्व मिल जाएगा और शायद टूटा घर एक बार फिर से बस जाए। घर में एक वही बुजुर्ग थी। सोमेश के माता पिता का स्वर्गवास काफ़ी पहले ही हो चुका था तथा दोनों भाई सोमेश और मानव की परवरिश भी बुआ के घर पर ही हुई थी, इसीलिए सब उनको बहुत ही सम्मान देते हैं। इस बात से वो भली भांति परिचित थी। उसकी दीदी कामिनी उसके पास ही खड़ी उसे संबल प्रदान कर रही थी, किंतु अन्य सभी की नज़रों में तैरती आशंका उसे स्पष्ट नजर आ रही थी। तभी 4 वर्षीय सुप्रिया कह उठी, दादी अम्मा आप तो कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी को लेकर आ रहे हैं,
किंतु ये तो हमारी मम्मी नहीं है, कोई और है। बेटा, ये तुम्हारी नई मम्मी है। ये भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगी जितना तुम्हें तुम्हारी मम्मी करती थी। दमयंती बुआ ने उसे समझाते हुए कहा, आप झूठ बोलती हो दादी अम्मा, ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कहते हुए रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे उसका बड़ा भाई अनिकेत चला गया था, शायद उसे समझाने के लिए। अनिकेत को परिस्थितियों ने समय से पहले ही समझदार बना दिया था, किंतु माँ के प्यार के अभाव के कारण सुप्रिया चिड़चिड़ी हो गई थी। अर्चना की मृत्यु के पश्चात असुरक्षा की भावना ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। बच्ची है, तुम्हारा प्यार पाकर ठीक हो जाएगी, दमयंती बुआ ने उसे समझाते हुए कहा था। एकाएक तेजस्वी को अपने 7 वर्षीय पुत्र करण का ध्यान आ गया था। पता नहीं वो कैसा होगा। पहली बार उसे अकेला छोड़ा है नाना नानी के पास। उसे ना पाकर वो मासूम न जाने कैसा महसूस कर रहा होगा, न जाने क्या सोच और समझ रहा होगा। विवाह से पूर्व ही वो करण के बारे में सोमेश से विचार विमर्श करना चाहती थी, किंतु उसके माता पिता ने मना कर दिया। बोले, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, एक बार फिर जिंदगी में कुछ खुशियाँ तेरे हाथ में आ रही हैं तो आने दे। यदि सोमेश को उसे रखने में आपत्ति हुई तो हम तेरे लाडले को दिल के टुकड़े की तरह सहेज कर रखेंगे। भाई अविनाश ने भी उनकी बात का समर्थन किया था। विजय याद आए थे, क्या तेज था उनके चेहरे पर, किंतु होनी को कौन टाल पाया है। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही एक जानलेवा बीमारी ने हृष्ट पुष्ट विजय को मिट्टी में परिवर्तित कर दिया। ना कोई कुछ समझ पाया और ना ही कोई कुछ कर पाया। सब मामूली बुखारी समझते रहे। जब तक डॉक्टर समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 5 दिनों में ही उनकी दुनिया ही बदल गई थी। गर्भ में उनके प्यार का अंश पल रहा था। उसके माता पिता का मानना था कि संतान उसके पुनर्विवाह में बाधक बन जाएगी। अभी उम्र ही कितनी है, विवाह तो करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने उसे गर्भपात कराने की सलाह दी, किंतु वो अड़ गई। एक माँ होकर वो ऐसा कृत्य कैसे कर सकती है? अपने ही हाथों से अपने प्यार की निशानी को भला कैसे नष्ट कर देती? वो पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं थी। विजय के साथ बिताए 1 वर्ष में उसने जीवन की धूप छाँव का अनुभव कर लिया था। वो पुनः इस बंधन में बंधने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था, यदि वैवाहिक सुख उसके नसीब में होता तो विजय ही उसे छोड़कर क्यों जाते। विजय के साथ बिताए पलों की खट्टी मीठी यादों के सहारे शेष जीवन को व्यतीत करना चाहती थी। नन्हे दीप की ज्योति से ही अपने अंधेरे जीवन को संवारना उसका प्रथम और अंतिम लक्ष्य बन गया था। समय के साथ करण का जन्म हुआ। सूनी बगिया में बहार आ गई थी। करण के जन्म के साथ ही उसे भविष्य की चिंता प्रारंभ हो गई। उसे नौकरी के लिए अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया था। आखिर उसे एक कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन करण के छोटा होने के कारण वो असमंजस में थी कि वो इस ऑफर को स्वीकार करे या ना करे। उसकी मना स्थिति को समझकर उसके पिता ने उसे समझाया था, करण की देखभाल तुम्हारी माँ कर लेगी। आज की परिस्थिति में तुम्हारे लिए नौकरी अत्यंत आवश्यक है, स्वयं को व्यस्त रखने का एक जरिया भी है। आत्मनिर्भर बनकर न केवल तुम अपना खोया आत्मविश्वास लौटा पाओगी, बल्कि बाहर की दुनिया में व्यस्त रहकर कुछ क्षणों के लिए जीवन में आई रिक्तता को भूलकर आत्मसंतोष के साथ जीवन व्यतीत कर पाओगी। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। समय के साथ उसे स्वयं अनुभव होने लगा था कि इस दुनिया में एक सुंदर और जवान स्त्री का रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। यदि कहीं वो अकेले जाती तो उसे लगता झट अड़ोस पड़ोस की खिड़कियां खुल जाती तथा पर्दों के पीछे छिपी अनगिनत निगाहें उसका पीछा करती रहती। कभी विजय का कोई सहयोगी परिवार सहित भी उससे मिलने आता तो व्यंग्यात्मक लहजे में कही बातें उसका दिल छलनी कर जाती। ये वही औरतें थीं जो कहने को तो अत्याधुनिक होने का दिखावा करती थीं, किंतु उनकी सोच पुरातनपंथी ही होती है। वो उनके शब्दों में छिपे विष को महसूस कर वो असहज होने लगती थी। कभी कभी वो सोचती कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बन जाती है।
क्यों एक स्त्री दूसरी स्त्री को ढंग से पहनते ओढ़ते नहीं देख सकती? इस बीच उसके माता पिता ने उसके विवाह की बात चलानी चाहिए, किंतु उसने दृढ़ता से मना कर दिया था। किसी के साथ तन मन के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता। उसके भारतीय संस्कार ही उसे चुनौती दे रहे थे। क्या अग्नि के समझ चली गई प्रतिज्ञा को तोड़ पाना इतना सहज है? क्या किसी को यादों को फूल के समान तोड़ा मरोड़ा जा सकता है? समय को रोक पाना संभव नहीं है। वो तो जीवन में आए आंधी तूफानों से बेखबर निरंतर अपनी निश्चित गति से चलता रहता है। एक दिन वो ऑफिस से आई तो देखा कि माता पिता दोनों ही उदास बैठे हैं। कारण पूछने पर पता चला कि दीदी की देवरानी अर्चना बुरी तरह जल गई है। पता नहीं कैसे कुकिंग गैस लीक होने लगी। रात्रि को बेटी सुप्रिया के लिए दूध बनाने के लिए किचन में गई। लाइटर जलाते ही आग फैल गई, जिसके कारण वो बुरी तरह जल गई हैं। उसके देवर के हाथ भी आग को बुझाने के प्रयास में बुरी तरह झुलस गए हैं। सूचना प्राप्त कर वो भी बेचैन हो उठी थी। अर्चना को उसने दीदी के बड़े बेटे अंकुर के जन्म के समय देखा था। 5.5 फीट की गोरी चिट्ठी तथा व्यवहार कुशल महिला से वो भी काफ़ी प्रभावित हुई थी। अभी वो सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी टनटना उठी। किसी अनहोनी की आशंका से सभी कांप उठे। उनका अंदाजा सही निकला। फ़ोन पर अर्चना के देहावसान की सूचना थी। होनी को कोई टाल नहीं सकता, किंतु रस्में तो निभानी ही पड़ती हैं। दुखद समाचार सुनकर माता पिता शोक जताने चले गए। सच, इंसान भविष्य के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, छल कपट कर उनको पूर्ण करने की चेष्टा करता है। किसके लिए? जबकि जीवन के अगले पल का भी किसी को नहीं पता है। मन न जाने कैसा कैसा हो आया था। मम्मी पापा लौटे तो उदास थे। कच्ची गृहस्थी थी। 8 वर्षीय पुत्र अनिकेत और 4 वर्षीय पुत्री सुप्रिया। एक स्त्री अबला होते हुए भी ऐसी स्थिति में घर बाहर दोनों में सामंजस्य स्थापित कर बच्चों की परवरिश उचित रूप से कर लेती है। वहीं सबल कहलाने वाला पुरुष समान परिस्थितियों में एकदम टूट जाता है, क्योंकि बच्चों की तथा घर की देखभाल की जिम्मेदारी आज भी हमारे समाज में स्त्री की ही समझी जाती है। जाने वाली तो चली गई, किंतु अपने पीछे 3 मासूमों को छोड़ गई जो उसके ऊपर पूर्णतया निर्भर थे। मानव तो अंतिम क्रिया के कुछ दिनों पश्चात ही बच्चों के साथ चले गए थे, क्योंकि अंकुर एवं स्मिता की बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली थी। फिर भी दीदी कामिनी सोमेश एवं बच्चों को इस हालत में छोड़कर नहीं जा पाई। सोमेश कामिनी दीदी के इकलौते देवर थे, जिन्होंने विवाह के पश्चात कभी ये अनुभव ही नहीं होने दिया था कि ससुराल में वो अकेली हैं। स्मिता के होने में जब डॉक्टर ने कामिनी को महीना भर के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी थी, तब सोमेश और अर्चना ने न केवल घर बल्कि नन्हे अंकुर की जिम्मेदारी भी सहर्ष स्वीकार कर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया था। अतः ऐसे समय में उन्हें अकेला छोड़ना दीदी को जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना प्रतीत हुआ था। किंतु अंकुर की बोर्ड की परीक्षा के कारण ज़्यादा रुकना भी उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो जानती थी मानव भी घर बाहर संभाल पाने में असमर्थ है। सारी जिम्मेदारी नन्ही स्मिता पर आ गई होगी। अतः एक दिन मौका देखकर उसने सोमेश से कहा, भैया कुछ दिनों के लिए आप आगरा चलिए। स्थान परिवर्तन के कारण मन थोड़ा शांत हो जाएगा। बच्चे भी अंकुर और स्मिता के साथ रहकर सामान्य हो पाएंगे। भाभी आप ठीक कह रही हैं, किंतु 15 दिनों बाद ही अनिकेत की वार्षिक परीक्षाएं हैं। अर्चना तो हमें छोड़कर चली ही गई, अब तो मुझे ही इनका ध्यान रखना पड़ेगा। परीक्षाओं के पश्चात अवश्य आने का प्रयत्न करेंगे। आप जाइए, अब तो मैं ठीक हो चला हूँ। बच्चों की देखभाल मैं कर लूँगा। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? अनिकेत और सुप्रिया की परीक्षाओं का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बच्चों को परीक्षा दिलाकर ही हम सब चलेंगे, कामिनी ने प्रायश्चित युक्त स्वर में कहा था, क्योंकि उसे लगा था कि दुख की इस घड़ी में भी वो सिर्फ अपने तथा अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही है। भाभी अब तो हमें अर्चना के बिना रहने की आदत डालनी ही होगी। अंकुर की बोर्ड की परीक्षा है, आप निश्चिंत होकर जाइए। बुआ जी ने आने के लिए लिखा है, अभी अभी पत्र आया है। पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए सोमेश ने कहा, बुआ जी
उसकी बुआ सास जो अपनी बहू आनंदिता की डिलीवरी के कारण नहीं आ पाई थी, 1 हफ्ते पश्चात आने वाली हैं। जानकर कामिनी कुछ दिन और रुक गई। उनके आने के पश्चात ही वो अपने घर गई, किंतु जब जब उसे उन मासूम बच्चों का ख्याल आता तब मन बेहद उदास हो जाता। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। सोमेश और बच्चों के प्रोग्राम के बारे में पूछने के लिए फ़ोन करने ही वाली थी कि बुआ जी का पत्र आ गया। लिखा था, बेटी सोमेश बहुत ही अकेला हो गया है, उसकी चुप्पी सहन नहीं होती, उसके व्यवहार के कारण बच्चे भी डरे डरे से रहते हैं। परीक्षा के बाद दोनों को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? यदि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ। मैं जानती हूँ कि सोमेश पुनर्विवाह के लिए शीघ्र तैयार नहीं होगा, लेकिन उसे समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। टूटा घर एक बार फिर बस जाए तो चैन से जी सकूं। यद्यपि बुआ जी ने स्पष्ट तो कुछ भी नहीं कहा, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा तेजस्वी की ओर ही था। कामिनी को भी कुछ दिनों से ऐसा ही महसूस हो रहा था। यदि सोमेश और तेजस्वी मान जाएं, तो 2 उजड़े हुए घर फिर से बच सकते हैं। बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सकता है, जो बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की परीक्षा के पश्चात वो मायके गई तो तेजस्वी के विवाह की बात उसने अपने मम्मी पापा से कही, तो उन्हें भी लगा कि यदि तेजस्वी मान जाए तो वे भी निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन तेजस्वी को समझा पाना इतना आसान नहीं था। कामिनी उपयुक्त अवसर की तलाश में थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बातें प्रारंभ की जाए। तेजस्वी की तटस्थता देखकर कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, वो भी अपने ही देवर के बारे में। कहीं वो कोई अन्य अर्थ ना लगा ले। यहाँ तक कि उसको लेने के लिए मानव भी आ गए। मानव के साथ अंकुर, स्मिता और करण का रोज घूमने जाना तथा अपनी मनपसंद चीजें खरीदना मासूम करण के लिए अनहोनी बात थी। करण को देखकर कभी कभी लगता कि उसका बचपना कहीं खोसा गया है। यहाँ तक कि तेजस्वी भी अपने जीजाजी के साथ पिछले कुछ वर्षों से उतनी सहजता से बातें नहीं कर पाती थी। मानव के आने के पश्चात वो इस बार और भी उदास और खोई खोई लग रही थी। मानव और कामिनी के जाने के दिन पास आने लगे थे। तेजस्वी की इसी मना स्थिति का फायदा उठाकर एक दिन कामिनी ने कहा, तेजस्वी, जिंदगी को सहजता से ले। माना तू विजय को बहुत चाहती थी तथा उसकी यादें अभी भी तेरे दिल में बसी हैं, लेकिन उन यादों के सहारे तो जीवन काटा नहीं जा सकता। ये सत्य है कि तू अभी जवान है, सुंदर है, आत्मनिर्भर है, अकेले रह भी सकती है, किंतु तब क्या होगा जब तुम आईने के सामने आने से डरने लगेगी? माँ पिताजी कब तक तुम्हारा साथ देंगी? माना आज अविनाश तुम्हारे दुख में दुखी तथा तुम्हारे सुख से सुखी होता है, लेकिन क्या भरोसा कि कल वो अपने दायित्वों के बोझ में दबकर मुख नहीं मोड़ लेगा। करण की ओर देख, छोटी सी उम्र में ही वो कैसा हो गया है। सहमा सहमा सा चुपचाप अपने अंता कवच में कैद। पुनर्विवाह करने से न केवल करण को पिता का प्यार मिल जाएगा, बल्कि 2 मातृहीन बच्चों का जीवन भी संवर जाएगा। फिर ये रिश्ता तो मेरा जाना पहचाना है। तू सोमेश के साथ सुखी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। और आंचल में आए फूलों को मुरझाने मत दे मेरी बहना। वैसे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर उत्तर देना। कामिनी की बात सुनकर तेजस्वी को भी लगने लगा था, जीवन एक समझौता ही तो है। आज भी वो असंख्य व्यंग बाड़ों से घायल दया के साथ जीवन के साथ समझौता ही तो कर रही है। एक समझौता सोमेश के साथ भी करके देख ले। पहली स्थिति में वो स्वयं के लिए जी रही थी, जबकि दूसरी स्थिति में वो अन्य 3 प्राणियों के लिए भी शायद उपयोगी बन जाए। करण को भी शायद पिता का तथा भाई बहन का प्यार मिल जाए। ये सच है कि वो विजय की यादों को, उसके साथ बिताए पलों को कभी भूल नहीं पाएगी। पर मन मंदिर में अपने इष्ट देव की मूर्ति की स्थापना करके कर्तव्य पथ पर अग्रसर तो हो ही सकती है। उसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही एक सीधे साधे समारोह में उसका सोमेश से विवाह हो गया। उसने घर में प्रवेश किया था, एक लजीली शर्मीली दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि कर्तव्य की तेज धार पर स्वयं को बलिदान करने के लिए। वैसे तो सोमेश भी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, किंतु लोगों के समझाने पर उन्हें भी लगने लगा था
कि पुनर्विवाह करना ही बच्चों की उचित परवरिश के लिए श्रेयस्कर होगा। बच्चों को इधर उधर भटकते देखकर वो भी व्यथित हो रहे थे। सोमेश के कहने पर वो करण को भी ले आई थी। अनिकेत और सुप्रिया से उसने करण को अपने पास सुलाने के लिए कहा तो दोनों ने ही ये कहकर मना कर दिया कि उनके कमरे में जगह नहीं है। अपने पास सुलाना चाहा तो सोमेश अप्रसन्न लगे। यद्यपि उन्होंने कुछ कहा नहीं था, पर पुरुष बिना कुछ कहे ही अपने हाव भावों से बहुत कुछ कह देता है। नारी पुरुष के इस व्यवहार को समझने में पूर्णतया सक्षम होती है। शायद नारी की यही सक्षमता कई बार घर में किसी अनहोनी को जन्म लेने से पहले ही रोक लेती है, और यही उसके साथ हुआ। अंत में उसने करण के सोने की व्यवस्था ड्राइंग रूम के दीवान पर कर दी। एक दिन वो रात्रि में पानी पीने के लिए उठी तो देखा करण दीवान के एक कोने में बैठकर डर के कारण कांप रहा था। अपने दिल के टुकड़े की ये दशा देखकर मन रोने को हो आया था। उसे दिलासा देते हुए पूरी रात उसके सिरहाने बैठे बैठे काट दी तथा सुबह होने से पहले ही अपने कमरे में चली गई। प्यार वो भी चोरी चोरी, करण भी नए घर में डरा डरा सहमा सहमा रहता था। अनिकेत और सुप्रिया उससे बातें नहीं करना चाहते थे। सोमेश कभी करते तो वे भी सहज नहीं हो पाते, और ना ही करण। उसने अपने संपूर्ण प्यार सुप्रिया और अनिकेत पर न्यौछावर करने का प्रयास किया, किंतु फिर भी वे उसे कटे कटे ही रहते। अनिकेत समझदार था, वो उसकी प्रत्येक बात मान लेता था, बिना नानुकुर किए खा लेता था, किंतु सुप्रिया हर बात में मीन मेक निकालती। एक दिन तो हद ही हो गई। वो और सोमेश बेडरूम में बैठे किसी समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक सुप्रिया आकर बोली, आप उठिए पलंग से, ये मेरी माँ का है, इस पर आप नहीं बैठ सकती, इस पर केवल मेरी माँ ही बैठ सकती है, दूसरा और कोई नहीं। सुप्रिया का आक्रोश देखकर वो खड़ी हो गई। सोमेश भी समझ नहीं पाए कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। थोड़ा संभल कर धीरे से बोले, बेटा ये भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, तुम्हारी देखभाल करती हैं। मम्मी जैसी हैं, मम्मी तो नहीं है ना। और प्यार प्यार तो ये अपने बेटे करण से करती हैं, हमें नहीं। तिरस्कार से उसने उसे देखते हुए कहा था। तेजस्वी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न जाने कहाँ से उसके मन में आ गया था कि करण उसका बेटा है और वे दोनों सौतेले। शायद समाज के उड़ले विषदंतों का जहर फैलने लगा था। परिस्थितियों से समझौता करने के प्रयास में दिल छलनी होने लगा था, किंतु चाहते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि उसके लगातार प्रयास करने के बावजूद अन्य सभी की अपेक्षा के कारण करणहीन भावना से ग्रसित होने लगा है, जो उसके स्वास्थ्य विकास में रुकावट बन सकता है। इसका असर उसके रिजल्ट पर भी पड़ने लगा है। पिछले 1 वर्ष में उसके हर विषय में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आखिर दिल पर पत्थर रखकर उसने करण को हॉस्टल में रखने का प्रस्ताव सोमेश के सम्मुख रखा। उसकी बात सुनकर वो बौखला ही गई, किंतु घर की विकट होती जा रही परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। उसके अति आग्रह करने पर सोमेश ने करण को बोर्डिंग स्कूल में डालने की आज्ञा दे दी। करण अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करते हुए दिल में अनेक नागफनी चुभे थे। स्वयं से नफरत होने लगी थी उसको। स्वयं के सुख के लिए उसने दूसरा विवाह तो कर लिया, पर दूसरे के बच्चों के साथ न्याय करने के चक्कर में वो अपने कोख जये पर ही अन्याय करने जा रही है। पर वो करे भी तो क्या करे, जब ओखली में सिर डाल ही लिया है तो मूसल तो सहने ही पड़ेंगे, चाहे उस मार से शरीर और दिल लहूलुहान हो जाए। पर उफ करने पर ये बेरहम दुनिया उसकी वफादारी पर संदेह ही करेगी। करण भी बिछड़ते हुए बहुत रोया था। उसे रोते देखकर उसका दिल भी रो रहा था, पर शरीर पत्थर बना उसे समझाने में नाकाम सिद्ध हो रहा था। उस समय 10 वर्षीय करण से बस इतना ही कह पाई, मुझे क्षमा करना बेटा, मैं जो कर रही हूँ तेरे भविष्य के लिए शायद यही उचित है। वार्डन के हाथों उसे रोता हुआ छोड़कर वो लौट आई थी। उसके फैसले पर उसके परिवार वालों ने भी विरोध किया। उसके माता पिता ने करण को अपने साथ रखना चाहा, किंतु उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसने उनका कहना मानकर दूसरा विवाह तो कर लिया, किंतु अब उसे अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने दे। जिंदगी के साथ किए समझौते को निभाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर विषम से विषम हालात में भी वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी।
कभी किसी पल यदि सोमेश ने करण के ऊपर हो रहे खर्चे को लेकर कुछ कह दिया तो शायद वो सहन नहीं कर पाएगी। अपनी इस मना स्थिति से उसने सोमेश को भी अवगत करा दिया था। सोमेश ने भी उसकी इच्छा का आदर किया था, किंतु उसकी नौकरी की वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, इसका वो विशेष ध्यान रखती थी। बच्चों की हारी बीमारी में सदा उसी ने छुट्टी लेकर उनकी सेवा की। कभी भी सोमेश को शिकायत का अवसर नहीं दिया। धीरे धीरे करण भी उसकी स्थिति को समझने लगा था, अतः धीरे धीरे उसने हॉस्टल के नियमों के अनुसार स्वयं को ढालना प्रारंभ कर दिया था। तेजस्वी को जब भी मौका मिलता उससे जाकर मिलाती। उसे संतोष सिर्फ इतना था कि अब वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने लगा था। करण को हॉस्टल भेजने के कारण सुप्रिया की उसके प्रति कड़वाहट कुछ कम होने लगी थी। धीरे धीरे अनिकेत और सुप्रिया भी उसके महत्व को समझने तथा आदर देने लगे थे। यद्यपि उन्होंने कभी उसे माँ कहकर नहीं बुलाया, अनिकेत मौसी कहता था, सुप्रिया ने भी उसी का अनुसरण किया। यही कारण था कि अब जब छुट्टियों में करण घर आता तब सब उसे सहज भाव से स्वीकारने लगे थे। साथ साथ खाते सोते, यहाँ तक कि खेलते हुए अपने खिलौने भी उसके साथ शेयर करने लगे थे। समय के साथ अनिकेत इंजीनियर बनकर एक प्राइवेट कंपनी में लग गया था। वहीं करण पुलिस ऑफिसर के पद पर कार्यरत हो गया। सुप्रिया भी महाविद्यालय में अध्यापिका बन गई थी। अब सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी भी उसके त्याग एवं बलिदान की सराहना करते नहीं थकते थे, जिसके साहस और सहनशीलता ने एक टूटे परिवार को प्यार और स्नेह के बंधन में बांध दिया था। अनिकेत करण के विवाह की जिम्मेदारी पूरी कर फूली नहीं समाती थी। उसे अपनी तपस्या का फल मिल गया प्रतीत होता था। जब वो अनिकेत और करण दोनों को अपने अपने परिवारों के साथ सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करते देखती, आज सुप्रिया के विवाह के भार से मुक्त होकर वो स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही थी। किंतु सोमेश के कहे वाक्य ने उसके त्याग बलिदान को नकार उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। वो आज एक बार फिर इतने बड़े घर में पति के रहते हुए भी अकेली महसूस कर रही थी। ये कैसी विडंबना है, किसी के लिए अपने व्यक्तित्व को मिटाकर नारी अपना कर्तव्य निभाती जाती है, पर सराहना के दो शब्द मिलने के बजाय सदा उसे तिरस्कार ही मिलता है। क्या पुरुष ही प्यार करना जानता है, एक स्त्री नहीं? यदि सोमेश ने अपनी पत्नी खोई तो क्या उसने अपना पहला प्यार नहीं खोया था? वो चाहती तो विवाह करके अनिकेत और सुप्रिया के व्यक्तित्व को नकार कर सिर्फ करण के लिए जी सकती थी। क्या कर लेते वो, पर जब उसने ऐसा नहीं किया तो सोमेश ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनकी इस विरक्ति स्वीकारोक्ति ने और किसी का नहीं, उनकी जीवन संगिनी का दिल तोड़ा है। क्या वो कभी समझ पाएंगे? कुछ पुरुष शायद पाना ही जानता है, देना नहीं। अपना सब कुछ न्यौछावर करने के पश्चात सोमेश की इस मानसिकता ने उसके स्व को आघात पहुंचाया था, पर हमेशा की तरह इस बार भी उसने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। सोमेश अवकाश प्राप्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे। सुप्रिया के विवाह को 15 दिन बीत गए थे, किंतु अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला था। पता नहीं क्यों उसे उसकी बेहद याद आती थी। भले ही वो उसकी कोखजई नहीं थी, किंतु पाला तो उसने ही था। प्यार का ये बंधन स्वाभाविक ही था, चाहे हमारा समाज इसे मान्यता दे या ना दे। मन नहीं माना तो उसने उसकी ससुराल उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया। पता चला कि वे लोग घूमने गए हैं। यद्यपि वो जानती थी कि विवाह के फौरन बाद ही उन दोनों का हनीमून के लिए सिंगापुर जाने का प्रोग्राम था। वैसे भी लड़के लड़कियां विवाह के प्रारंभिक दिनों में एक दूसरे में ही इतना खोए रहते हैं कि दुनिया जहान की उन्हें चिंता ही नहीं रहती। इस तथ्य से वो भली भांति परिचित थी। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों, सोचकर मन को बहलाया। सर्द जाड़े का दिन था। सोमेश धूप का आनंद ले रहे थे तथा तेजस्वी किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में व्यस्त थी कि सोमेश की आवाज़ आई। कहाँ हो तेजस्वी? सुप्रिया का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाहती है। तत्परता से उसने फ़ोन का रिसीवर हाथ में पकड़ा। कानों में आवाज़ टकराई, माँ, आई बैडली मिस यू। मेरे मुंह से माँ सुनकर आप चौंकी होंगी, किंतु आज आपसे दूर रहकर ही महसूस कर पा रही हूँ कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपने सदैव मुझे अपने आंचल की छत्र छाया प्रदान की। मुझे क्षमा करना माँ। इस बार हम करण एवं अनिकेत भैया
और अंजना और करुणा भाभीयों के साथ मिलकर होली का त्यौहार मनाएंगे। और हाँ माँ, राजीव भी आएंगे। आंखों में एक बार फिर झरझर आंसू बहने लगे थे, लेकिन आंसुओं आंसुओं में भी अंतर होता है। आज समझ पाई, स्वयं को संभाल कर बोली, बेटा क्षमा कैसी, तुम मेरी बेटी हो और बेटी ही रहोगी। बच्चे माँ से तथा माँ अपने बच्चों से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकती। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। होली को तो अभी महीना भर है, समय निकाल कर राजीव जी के साथ आकर मिल जाओ, हमें भी संतोष मिलेगा। ठीक है माँ, कोशिश करूँगी। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, लगता है राजीव आ गए। फ़ोन रखकर निगाह घुमाई तो पाया सोमेश लगातार उसकी ओर ही देखे जा रहे हैं। उनकी आंखों में जैसी तृप्ति, आत्मसंतोष दिखाई दे रहा था, वैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। एकाएक उसे लगा मानो संसार की सारी खुशियाँ अचानक उसके दामन में समा गई हैं। उसकी वर्षों की तपस्या आज पूरी हो गई है। आज बच्चों ने उसे अपनी माँ मान लिया था, उनकी वजह से वो बहुत ही खुश है। आज तेजस्वी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।